हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैंने आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो उसकी प्राथमिक संरचना होती है, अंडाशय या ओवरी, वो बता दी थी। अंडवाहिनी अपन ने कर लिया था। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको आगे तीसरा जो ऑर्गन है वो है गर्भाशय या यूट्रस। अब ये देखो, आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है कि ये जो यूट्रस है इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी पियर शेप यानी कि नाशपाती जैसी होती है। और इसके अंदर अगर अपन वैसे देखें तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। और अगर इसका साइज देखें तो 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर ये इसका एरिया होता है। और इसमें दोनों तरफ जो है फैलोपियन ट्यूब्स लगी रहती हैं। और ये जो है अगर अपन देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो दीवार होती है, उस दीवार में 3 आपको परत या लेयर मिलेगी। सबसे बाहर की तरफ है पेरीमीट्रियम, अंदर है मायोमीट्रियम और सबसे अंदर की तरफ होती है एंडोमीट्रियम। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो होती है एंडोमीट्रियम। क्यों? क्योंकि इसी से जो प्लेसेंटा या आप कह सकते हो अपरा है उसका निर्माण होता है। इसलिए जो है ये वाली मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि अगर हम वैसे स्थिति के आधार पर देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ आपको इसकी बॉडी दिखाई देगी और नीचे वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन थोड़ा सा पतला सा होता है जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं। और ये एक तरीके की नेक जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये स्ट्रक्चर होती है किसकी? गर्भाशय या यूट्रस की। और यहीं पर जो है जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजेशन होता है और निषेचन के बाद में जो बच्चा है या जो एम्ब्रियो है वो पूरा का पूरा डेवलप कहाँ होता है? इस यूट्रस के अंदर होता है। जैसे अगर हम मनुष्य का को पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो 9 मंथ है वो 9 मंथ पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है वो किसके अंदर होता है? इसके यूट्रस के अंदर। और यहीं पर प्लेसेंटा बनता है जिससे कि सारी, हालांकि प्लेसेंटा भी अपन आगे पढ़ेंगे पूरा, अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है कि इसी से सारे जितने भी हमारी क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं, वो सारी की सारी यहाँ पर इसी के द्वारा होती है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपन एक और संरचना देखते हैं जिसे योनि या वेजाइना कहते हैं। अगली जो संरचना है वो है योनि या वेजाइना। और मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बता रही हूँ। अब ये देखो, सबसे पहली बात तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो होते हैं लैक्टोबैसिलाई। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये यहाँ पर जितना भी एक तरीके से मान लीजिए इन्फेक्शन वगैरह है या संक्रमण है उससे यहाँ पे सुरक्षा देते हैं। फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम योनि छद या हाइमेन बोलते हैं। और ये भी जैसे मान लीजिए एक झिल्ली की तरह यहाँ पर पाई जाती है, जो कि जैसे मान लीजिए कि एक्सटर्नल कोई भी हम फिजिकल काम करते हैं, शारीरिक या जो सेक्सुअल है, तो उस समय ये झिल्ली वहाँ से हटती है। फिर अब आप देखो तो ये एक तरीके का जो फीमेल है उसमें मैथुनांग है या इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। और यहीं पर जो शुक्राणु है वो शुक्राणु यहाँ पे छोड़े जाते हैं और उसके बाद में वो यूट्रस से होते हुए जो अंडवाहिनी है वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर उसके बाद में देखो, अगर हम इसके अलग अलग संरचना की बात करें तो ये अगर हम बायोलॉजिकल देखें तो इसको हम भग या वल्वा कहते हैं। और इसमें आपको अलग अलग संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। सबसे ऊपर की तरफ एक है प्यूबिस मुंड जिसे बोलते हैं या मोन्स प्यूबिस। और ये जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये थोड़ा सा इसमें वसा या आप कह सकते हो फैट ज़्यादा पाया जाता है। और ये एक वसीय ऊतक या फैट टिश्यूज का बना हुआ होता है।
फिर उसके बाद में दूसरा है लेबिया मेजोरा या वृद्ध भ्रूगोष्ठ जिसे बोलते हैं। ये जो है इसमें आपको थोड़े से वलन या एक तरीके के फोल्ड्स इसमें दिखाई देते हैं। और फिर उसके बाद में अगला है लघु, इसी का ही पार्ट है। एक होता है लेबिया मेजोरा मतलब बड़ा, और फिर है लेबिया माइनोरा यानी लघु भ्रूगोष्ठ। और ये जो है इसके अंदर भी आपको छोटे छोटे से वलन या फोल्ड्स आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद में अगला जो इम्पोर्टेंट अगर आप अंग देखोगे तो ये है आपका भ्रूक्षेप या जिसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। और इस क्लाइटोरिस को कभी ये क्वेश्चन आता भी है कि मेल में जो कहना चाहिए एक तरह एक्साइटिंग जो ऑर्गन होता है वो होता है पेनिस या सिसन, और फीमेल में होता है ये वाला। तो कई बार आता है कि सिसन या पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन कौन सा होता है, तो आप लिखोगे क्लाइटोरिस, क्योंकि इसमें सेंसरी सेल्स होती हैं जिसकी वजह से ये एक्साइटिंग स्टेज में आता है और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में है प्रघाण या वेस्टिबुलाई, और ये जो ऑर्गन होता है ये ऑर्गन जो है आपको दोनों चीज देखो यहाँ पे फीमेल में है, चाहे आपके यूरिन का हो, चाहे आपका इसका अंडे का हो या रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, वो दोनों ही जो है एक ही जगह यहाँ पर खुलते हैं। तो ये यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखते हो तो ये संरचना है वो हालांकि इतनी आती नहीं है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर अलग अलग चीजें होने के कारण यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो अपन ने अंग तो सारे इसमें पढ़ लिए। अब यहाँ पे दो ग्रंथियां हैं, जनन ग्रंथियां, जो कि एक तो यहाँ जुड़ी हुई है और एक मैंने आपको बताई थी कि जो स्तन ग्रंथि है या मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो यहाँ पर जुड़ी नहीं होती, लेकिन हम इसको फीमेल में ही इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले ये है बार्थोलिन ग्लैंड्स या जिसको बार्थोलिन ग्रंथियां बोलते हैं, और ये आपको यहाँ डायग्राम में दिख भी रही है। ये जो है ये आपको छोटी छोटी जैसे बीन शेप्ड होती हैं, और इनसे एक विशेष प्रकार का क्या कहना चाहिए स्त्राव होता है या इसमें से सिक्रीशन होता है, और ये बेसिक टाइप का होता है और थोड़ा सा चिपचिपा होता है। और उसका मेन चीज यही है कि यहाँ पर क्योंकि यूरिन अम्ल है मूत्र, तो उस कारण जो है उसकी एसिडिटी को या अम्लीयता को नष्ट किया जाता है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है किसके लिए, अम्लीयता को नष्ट करने के लिए, और एक ये चिकना होता है ताकि शुक्राणु आसानी से यहाँ पर गमन कर सके। तो यहाँ पर एक ये लैंगिक ग्रंथि है। उसके बाद में ये देखो अगली जो है वो है स्तन ग्रंथि या मेमोरी ग्लैंड, और ये जो है इसमें अगर आप देखोगे तो यही मेन चीज है जो कि यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड एक पेड़ के रूप में होती है और आपको पता है कि थोरैक्स पोर्शन में उपस्थित होती है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ। इसके अंदर जो है आपको बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे जो आपको दिखाई भी दे रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे आपको 15 से 20 जैसे यहाँ पे छोटे छोटे से आपको कक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो उन कक्ष के यहाँ पे होते हैं जिनमें कि वसा भरी रहती है, और यही वसा या यही फैट जो है बाद में किसमें जाके बनती है, मिल्क प्रोडक्शन में। अगर हम देखें तो ये बिल्कुल जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उस तरीके से ये संरचना यहाँ पे दिखाई देती है, और बड़े बड़ी सी इसमें मिल्क ग्लैंड्स हैं जो छोटे छोटे से ट्यूब में आके फिर एक जगह जो है आकर खुलती हैं, और उसके अलावा यहाँ पे आपको वसा ऊतक दिखाई देंगे। अब और तो चीज़ों से हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो ये जो मिल्क है ये एक तरह का न्यूट्रिशन देता है, और वैसे कई बार आती भी हैं कि जैसे पहले तो छोटी छोटी सी लोब्स हैं और उसके बाद में आपको उसमें से कुछ ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर निकलती है जिसे हम बोलते हैं दुग्ध नलिका या लैक्टिफेरस डक्ट। और ये सारी की सारी जो हैं बाद में जाके आगे जो पोर्शन होता है निपल उसमें जाके खुलती हैं। और उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि यहाँ पर आपको कुछ मसल्स भी दिखाई दे रही हैं जिन्हें हम पेक्टोरल मसल्स बोलते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट होती है इसके कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में। और इसके अलावा कई बार जो है जो मिल्क रिलीज होता है उसके कंपोजिशन या संगठन को भी यहाँ पे देखा जाता है। तो आप ये देखो, सबसे पहली बात तो कि जो मिल्क है उस मिल्क में आपको, या आप इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, फैट मिलेगा, लैक्टोज मिलेगा, कैसीन जो प्रोटीन है कई बार आता है इसमें कैसीन होता है, लाइसोजाइम होता है जो कि इन्फेक्शन वगैरह को रोकता है, बाकी कैल्शियम है, विटामिन है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसमें पाई जाती हैं तो कंपोजिशन के रूप में। और उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है मिल्क बच्चे के लिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन तो करता ही है, साथ साथ में ये इसको इन्फेक्शन फ्री भी रखता है बच्चे को। और अगर आपने कभी नाम सुना हो कोलेस्ट्रॉम, तो ये पहला दूध होता है जो कि थोड़ा सा हल्का पीले रंग का होता है, पतला होता है, थोड़ी सी इसमें स्मेल भी होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक बॉडीज पाई जाती हैं जो कि एक तरीके का फर्स्ट वैक्सीनेशन है, ये मान के चलिए बच्चे के लिए, और ये कई बीमारियों से इसको बचाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि हमारे जो ये ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड्स है, इनकी जो ग्रोथ है या इनका जो कंट्रोल है उस कंट्रोल को भी हार्मोन द्वारा किया जाता है। और ये भी कई बार आता है, एक तो है सेमिटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। तो ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो इसकी ग्रोथ में या इसके कंट्रोल में सहायक होते हैं। तो ये भी आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे यहाँ पे। फिर देखो, ये तो आज आपके जितने ऑर्गन्स वगैरह थे वो कंप्लीट हो गए। लास्ट में थोड़ा सा एक तो आता है मानव में यौनारंभ लक्षण या ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन मैन। तो आपको पता है प्यूबर्टी क्या होती है कि जब हमें सेकेंडरी कैरेक्टर या द्वितीयक लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो वो चीज होती है कि अब जो शरीर है वो यहाँ पर निषेचन या फर्टिलाइजेशन या जिसे आप गेस्टेशन कह सकते हो उनके लिए यहाँ पे तैयार है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ अभी अपन अगले में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आपको यहाँ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में कभी कभी जो है मेल और फीमेल के में थोड़े बहुत अंतर आ जाते हैं, चाहे तो प्यूबर्टी में आ जाए। तो वो एक आपके टेबल दी हुई है कि जैसे मेल है तो मेल में आपको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप होंगे, जैसे टेस्टिस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, तो इसमें डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा। ऐसे अगर अपन फीमेल की बात करेंगे तो उसमें जो यूट्रस है, ओवरी है, ये सब होने लगेगी। फिर उसके बाद में जब मेल मैच्योर होगा तो उसमें शुक्र जनन यानी कि शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही जो फीमेल है उस फीमेल में भी अंडा तो खैर शुरू से ही बनता है, लेकिन परिपक्व जो है वो प्यूबर्टी में होता है और उस समय जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह है वो स्टार्ट होती है। वो अपने को आगे जो चैप्टर है उसमें डिटेल में है। फिर अगर हम मेल में देखें तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है, जबकि जो फीमेल है उसमें हल्की या पतली ही रहती है। उसके बाद में जो सेकेंडरी कैरेक्टर है, तो जो मेल है उसमें चेहरे पे दाढ़ी, मूछ ये सब आने लगती है, और जबकि मादा में जो है ब्रेस्ट है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम हार्मोन देखें तो जो मेल है उसमें टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं। और अगर फीमेल की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एफएसएच ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं, एलएच है वो। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा सा चाहे आप मनोवैज्ञानिक मानो या वो है, तो ये जो कुछ ऐसे इसमें हार्मोन होते हैं जिनसे कि इनमें अट्रैक्शन या आकर्षण प्रारंभ होता है। तो ये आज आपने ये अपना कंप्लीट हो गया है चैप्टर। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप एक बार कर लेना, और थोड़े से मुझे नोट्स भी भेज देना हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले,
और अगर फिर भी नहीं समझ आए तो वो मुझे बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।